हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग 9th क्लास के भूगोल को डिटेल से पढ़ेंगे। लो ये है एनसीईआरटी का भूगोल, क्योंकि बिहार बोर्ड हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। लो 6 से लेकर 10 तक 6, 7, 8, 9, 10 सभी किताबों को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आया था और उम्मीद कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी का सीरीज़ भी आप सभी को उतना ही पसंद आएगा जितना वो सब चीज़ें बेहतर लगा था। तो शुरू करते हैं पहले नंबर अध्याय से। और याद रखिएगा, दुनिया भर की किताबों पढ़ने से और दुनिया भर के क्वेश्चन को अलग अलग प्रकाशन के लगाने से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी किताबों को यानी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताबों को मैक्सिमम टाइम पढ़िए। यानी कि अगर समय है तो 20 बार पढ़ जाइए। बोर होगा कोई दिक्कत नहीं है, बोर फील होगा कोई मतलब नहीं है, लेकिन बार बार इसी को पढ़िए, है ना। क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। अगर क्वेश्चन का सेट कराया जाए ना तो जनरल कंपटीशन के लिए दुनिया भर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतिहास भूगोल से रिलेटेड 10-10 हज़ार क्वेश्चन मिल सकते हैं इतिहास का और भूगोल का। लेकिन उतना पढ़ने से जितना ज़्यादा पढ़िएगा उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। उससे बेहतर है कि अपने किताबों पर ज़्यादा फॉलो कीजिए। एससीईआरटी और एनसीईआरटी बस इतना काफ़ी है। और इससे रिलेटेड जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू होगा, इससे रिलेटेड आपका पर्सनल नोट्स होगा, इससे रिलेटेड आपका जो है पर्सनल 1 लाइन बनाए होंगे या कहीं से भी हो, टू द पॉइंट पढ़िए, इधर उधर से कोई फ़ायदा नहीं रहता है। पहला चैप्टर को देखेंगे। चैप्टर का नाम है भारत, आकृति और स्थिति। ठीक है, यहाँ पर आएंगे तो स्थिति के बारे में समझेंगे, भारत की स्थिति को देखेंगे। सबसे पहला लाइन लिखा है कि भारत एक विशाल देश है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसका मतलब क्या होता है, सिंपल समझिए। ये पूरा हो गया क्या, ये हो गया पूरी की पूरी, ये हो गया आपका जो है ये पृथ्वी का नमूना यानी कि ग्लोब हो गया। ठीक है, इस ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा गुजरी हुई है। इस एक लाइन काल्पनिक रेखा है, एक्चुअली में धरती पर है नहीं, मतलब ग्लोब पर खींचा गया है। ये एक काल्पनिक रेखा जिसे बोला जाता है इक्वेटर लाइन यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इससे ऊपर जाएंगे तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्यों, ये देखिए, मान के चलिए कि गोले का ये हो गया आधा भाग और नीचे वाला हो गया आधा भाग, ये उत्तरी गोलार्ध ये दक्षिणी गोलार्ध है कि नहीं है। तो भारत एक्चुअली में क्या है, भारत एग्जैक्ट यहाँ पर है। कहाँ पे है, यहाँ पर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। और साथ ही साथ में इस साइड से देखेंगे तो इस साइड से ईस्ट यानी पूरब में। याद रखिएगा, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। ठीक है, तो सबको याद रखिएगा, पूरे डिटेल में इसको पढ़ते रहिएगा। आगे आ जाइए। अब कह रहा है क्या कि इसका जो मुख्य भूभाग है, मुख्य भाग से देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, दोनों में देखिए उत्तर ही लिखा हुआ है। और 68 डिग्री 7 मिनट से पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर है। अब यहाँ इस मैप के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इस पूरे मान के चलिए पृथ्वी का जो नमूना है, ये ग्लोब है, इस पे देखिएगा तो इस तरह के लाइनें खींची गई और इस तरह की लाइनें खींची गई। जो लाइनें ऐसी खींची गई इसे बोला जाता है अक्षांश रेखा। यहाँ बीचों बीच में देखिएगा तो ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको डॉट डॉट पे लिखा हुआ है या रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसको इक्वेटर लाइन, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भी बोला जाता है। अब देखेंगे तो विषुवत रेखा से थोड़ी ऊपर है अपना प्यारा सा भारत, यहाँ है। ठीक है, अपना प्यारा सा भारत यहाँ पे है। दूसरा ये है उत्तर दिशा और नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट यानी पश्चिम दिशा। ठीक है, समझ आ गया। अब आगे समझते लो। अगर पूरे ग्लोब पर ध्यान से देखेंगे तो उत्तर दक्षिण देखा जाए तो भारत कहाँ दिख रहा है, विषुवत रेखा के उत्तर साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, विषुवत रेखा से उत्तर साइड में यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर साइड में है भारत। दूसरा इस साइड से देखेंगे तो ये हो गया बीचों बीच के 0 डिग्री, ध्यान से देखेंगे यहाँ लिखा है 0 डिग्री, क्या लिखा है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है, 0 डिग्री देशांतर। तो इस 0 डिग्री देशांतर से इधर जाएंगे तो पूरब और इधर आएंगे तो पश्चिम। तो भारत किधर दिख रहा है, पूरब साइड में दिख रहा है। अगर एग्जैक्ट बोला जाएगा तो भारत जो है कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, उत्तर पूर्व दिख रहा है, यानी कि ये नॉर्थ में और पूरब में दिख रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व में। क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि भारत की स्थिति ग्लोब पर किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, और सेम उसी तरह बिहार भी है, क्योंकि भारत को ज़्यादा जूम किया जाएगा तो पता चलेगा कि बिहार भी उत्तर पूर्व दिशा में ही है। ठीक है, मतलब मोस्टली पूर्व दिशा में है। ठीक है, आगे आएंगे, सॉरी पूर्व बोल रहा हूँ, उत्तर दिशा में है बिहार। ठीक है, उत्तर पूर्व साइड में हल्का सा मिल जाता है, यहाँ पर हो जाएगा अपना बिहार। इसको और जूम किया जाए ना, ये मान के चलिए पूरा जूम कर दिए, या ये लीजिए। अब अपना बिहार जो नहीं यहाँ पर है बिहार, ये रहा बिहार। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे तो ये पूरा आ गया, मान के चलिए ये आ गया नॉर्थ और ये आ गया ईस्ट, है ना। और ये तो यानी बिहार भी इधर नॉर्थ ईस्ट साइड में, और आपका जो पूरे भारत भी नॉर्थ ईस्ट साइड में है पूरी दुनिया में, और बिहार भी भारत के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट साइड में है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दोनों ही अक्षांश जो है पृथ्वी जो भारत के मुख्य भूभाग से, यहाँ ये भूभाग क्या कह रहा था, इसको समझते हैं, इधर है ये भूभाग मतलब यहाँ से
अक्षांश, ऐसी ऐसी लाइनें जो खींची गई देख सकते हैं, ये सब लाइनें क्या है देख सकते हैं, ये भी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो ये जो है ना 8 डिग्री 4 मिनट है, कितना भैया 8 डिग्री 4 मिनट, और जो निकला है वो क्या है 37 डिग्री है ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट, और जो निकला है वो क्या है भैया, तो वो है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। और वही इस साइड में कह रहा है ये है देशांतर रेखा, क्या है देशांतर रेखा। अब दोनों देखिएगा तो अक्षांश जो है ना इससे ऊपर है तो क्या हो जाएगा उत्तर साइड में, किस दिशा में अक्षांश, तो ये भी उत्तर, ये भी, जितने भी अक्षांश रेखा भारत में खींची सब उत्तर में हो जाएगा, इसीलिए दोनों का उत्तर ही देता है। जबकि वही हाल देशांतर का देखेंगे तो जो भी देशांतर रेखा वो सब क्या है पूरब में है, इसीलिए ये भी पूरब कहलाएगा, ये भी पूरब कहलाएगा। याद रखिएगा अक्षांश और देशांतर रेखा को भारत की दिशा से नहीं बताया जा रहा, वो ग्लोब की दिशा से बताया जा रहा है। यही कारण है कि दोनों को उत्तर और दोनों को पूरब लिखा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट ये आपका हो गया देशांतर से, और 97 डिग्री 25 मिनट तक ये निकला हुआ है, ठीक है। यानी यहाँ से 68 और यहाँ 97 25, ठीक है, मतलब ये एग्जैक्ट आएगा तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, और ये 97 25 होगा, ठीक है। आगे आ जाइए, कह रहा है क्या कि बीचों बीच से, जो भारत के बीचों बीच से गुजरी है वो है एक कौन सा रेखा है, कर्क रेखा है, जो 23.5 डिग्री, यानी भारत के से बीचों बीच से एक रेखा गुजरी है, ये है 23.5 डिग्री वाली रेखा, और इसको कर्क रेखा भी कहा जाता है। भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, सभी राज्यों को बताऊंगा डिटेल से। आकार समझते हैं, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी को एग्जाम में दे देता है 3.28 दे देता है, ठीक है, इस तरह भी याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल फैला हुआ, पूरी दुनिया का यानी पूरे विश्व का लगभग देखेंगे, मतलब पहले इसको समझिए कि ये इसका क्षेत्रफल जो है कितना है 32.8 लाख, तो पूरी दुनिया के हिसाब से कितना जगह छीन के रखा है, कितनी परसेंट जगह छीन के रखा है, तो 2.4% जगह जो है छीन के रखा है, जो कि पूरी दुनिया में 7वें नंबर पे आता है इस मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, ठीक है। इसकी स्थलीय सीमा रेखा 15,200 है, और इसकी जो जलीय सीमा रेखा है वो है 7516.6, ठीक है, यानी कि 7516.6 किलोमीटर है। अब ये क्या है इसको भी समझाऊंगा, पहले आगे आते रहिए, ठीक है। यहाँ समझिए, दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा और उत्तरी और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होते जाता है, यानी पतला होते जाता है। आगे देखता हूँ मैप दिया है कि नहीं दिया है भारत का, है यहाँ दिया पे। यहाँ पर आने के बाद ना आपको डिटेल से सारी चीज़ें समझाऊंगा। अभी आ जाइए, पहले इसको एक बार इसको देख लीजिए क्या क्या चीज़ें इसमें दी है, ठीक है। पहले आइए यहाँ पर, कह रहा है कि 2.4% है, ठीक है, पूरी दुनिया में। इसका स्थलीय सीमा रेखा 15,200 है, जलीय सीमा रेखा 7516.6 है। उसके बाद ये 22 डिग्री से नीचे आते जाएंगे तो ये पतला होते जाएगा। अक्षांश और देशांतर के बीच की जो देशांतरों के बीच की जो अगर देखा जाएगा कि इतना बीच के अंतर कितना है तो 30 डिग्री का अंतर है। क्यों? क्योंकि देखिए 8 से शुरू हुआ और लगभग 37.6 से गया, यानी 37.6 या 8.4, तो एग्जैक्ट अगर मान ले इसको 8 मान ले और इसको 38 मान ले, दोनों के बीच में कितना है 30 डिग्री का अक्षांश रेखा है। वही 68 से लेकर 97 तक है, तो इसको अगर 68 से 97 देखेंगे तो इसके बीच में भी 30 डिग्री का अंतर है, तो दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है। 82.5 डिग्री वाला जो है वो क्या है, भारत का समय रेखा है, जो कि भारत के 5 राज्यों से गुजरता है और भारत के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से भी गुजरता है। यहाँ जी भारत और विश्व देखेंगे, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में स्थित है। अब पूरे एशिया में हम लोग कहाँ हैं लोग, एक तो पूर्व साइड में है ना, पूर्व और पश्चिम के मध्य में, यानी पूर्व और पश्चिम के दोनों के बीच में हम लोग। उसके बाद भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है ना, मतलब कि ये पूर्व और पश्चिम के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग बीच में, और उत्तर दक्षिण में देखेंगे तो नीचे दक्षिण में, यानी पूरा एशिया महादेश है। इसके हिसाब से हम लोग पूर्व में है या पश्चिम में है, तो पूर्व ना पश्चिम बीच में है लो, ठीक है, और उत्तर या दक्षिण में है तो नीचे दक्षिण में है लो, ठीक है। आ गया जी, एशिया के हिसाब से बोल रहा है। हिंद महासागर जो कि पश्चिमी यूरोप देशी और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, मतलब हिंद महासागर से इस साइड पूर्व साइड और पश्चिमी साइड के जो लोगों का है जो व्यापार वगैरह या मिलाने का एक साधन है, रास्ता है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है, मतलब कि एकमात्र भारत जो है जो पूरे हिंद महासागर को अकेले छेक के रखा हुआ है। यही कारण है कि भारत जो हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान यानी भारत के नाम पर पड़ा था, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि स्वेज नहर जो है 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने से भारत यूरोप के बीच में 7000 किलोमीटर की जो दूरी जो है कम हो गई है ना। ये स्वेज नहर कहाँ है उसको बताता हूँ, यहाँ आइए, पहले इसको सब समझिए। क्या बता रहा था क्वेश्चन में, बता रहा था क्या क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन कह रहा है क्या यहाँ पर, और ठीक से उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीन पर पूरा आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, और छोटा कर देते हैं ताकि बेहतर तरीका से दिखे, ठीक है। अब यहाँ से बजिए 8 डिग्री 4 मिनट से निकला मुख्य भूभाग का, मुख्य भूभाग। और मुख्य भूभाग क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो ये है अंडमान और ये निकोबार, क्या भैया, अंडमान निकोबार यहाँ है।
अंडमान निकोबार बगल में है, इसीलिए ये इस बात को स्पष्ट रूप से कह रहा है कि मुख्य भूभाग का 8 डिग्री, जबकि अंडमान निकोबार देखेंगे तो 6 डिग्री 4-5 मिनट, ठीक 6 डिग्री 45 मिनट जो है, 6 डिग्री 45 मिनट है, जबकि मुख्य भूभाग जो है वो कितना भैया, तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, यही कारण है कि स्पष्ट ये कह रहा है क्या कि भाई साहब भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है मुख्य भाग से 8 डिग्री से, जबकि कहेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है कहाँ से शुरू है, तो 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट है। याद रखिएगा, मुख्य भाग देगा तभी जगह होगा 8 डिग्री से, और मुख्य भाग ना दे दे और न संपूर्ण भाग कर दे तो भारत का ही तो हिस्सा है ये अंडमान निकोबार, है कि नहीं है। तो अगर संपूर्ण कह दे तो याद रखिएगा 6 डिग्री 45 मिनट, और सिर्फ मुख्य भूभाग का है तो 8 डिग्री से शुरू होगा। ठीक है, और ये दोनों ही कहाँ है, उत्तर दिशा में। दूसरा देशांतर देखेंगे तो 68 से शुरू होकर 97 तक गया। ठीक है, और क्या कह रहा था, इसकी स्थलीय सीमा रेखा, मतलब क्या है कि यहाँ से ऐसे चले, हम ऐसे ऐसे चलते चलते भारत के किनारे किनारे अपना गाड़ी उठाए, बाइक उठाए, पैदल चले, जैसे भी चले, और ये पूरी ऐसे घूम घूम के आए स्थल, यानी समुद्र का रास्ता टच नहीं किया, हम ऐसे ऐसे घूमते घूमते आए, यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया, पूरा घूम लिए भारत के स्थल, जहाँ समुद्र हुआ वहाँ से छोड़ दिए। अब इतना दूर घूमे तो पता चला कि हमारा गाड़ी का यह ना किलोमीटर तय देखे तो कितना है भैया, 15,200 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया। सॉरी, एक सेकेंड, कितना होंगे भैया, 15,200 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया। ठीक है, अब वही क्या किए, अब समुद्र के रास्ते नाव से स्टीमर से चले, यहाँ समुद्र शुरू हो गया, अब ये इसको हटा देते हैं, यहाँ सब चले समुद्र से नाव लिए, नाव से चलना शुरू किया, नाव से जा रहे और उसमें देख रहे हैं कितना किलोमीटर है, ये गया, ये समुद्र के रास्ते यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक नापा तब पता चला कि 6100 ही किलोमीटर है। कितना भैया, 6100 किलोमीटर, लेकिन किताब में तो 75-16 दिया था। तो फिर पता चला कि नहीं, ये भी तो भारत का हिस्सा है ना, ऐसा थोड़ी है कि भारत का नहीं है। अब यहाँ नाव लेके और इसके किनारे किनारे घूमे, इसके किनारे किनारे घूमे, इसके किनारे घूम लिए, फिर पता चला कि लक्षद्वीप भी तो अपना ही, इसके किनारे किनारे घूम लिए, सबके किनारे घूमे, तो पता चला टोटल सबको जोड़ दिए, तो सबको जोड़ने के बाद कितना हो गया, तो इसको हटा के कितना हो गया भैया, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, कितना हो गया, 7516.6 किलोमीटर टोटल हुआ। क्या, जलीय सीमा रेखा। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य भूमि का जलीय सीमा रेखा कितना है, तो 6100 किलोमीटर, और संपूर्ण भूमि का जलीय सीमा रेखा कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर है पूरे भाग का। ठीक है, समझ आ गया, हो गया। अब ध्यान से देखे होंगे तो स्थलीय जो है सीमा वो 15,200 है, कितना 15,200, जबकि जलीय सीमा रेखा है 7516.6, यानी कि 7,500 से दुगुना होता है 15,000, होता है कि नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछा होता है एक बार कि जलीय सीमा रेखा का स्थलीय सीमा रेखा कितनी बड़ी है, तो स्थलीय सीमा रेखा जलीय से 2 गुनी बड़ी है कि नहीं है, दुगुना है कि नहीं है। आगे चलिए, अब आगे समझते लोग, और क्या दिया हुआ था, और दिया हुआ था कि 82.5 डिग्री वाला, तो ये है 82.5 डिग्री वाला, ये लीजिए, जो भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई देशांतर रेखा है, और ये देशांतर रेखा जो है इसको समय रेखा भी कहा जाता है। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को भारत का समय रेखा भी कहा जाता है, जो कि इलाहाबाद यानी कि नैनी मिर्ज़ापुर से गुजरता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब ये कहेगा कि भैया ये किन किन राज्यों से गुजरता है देशांतर रेखा, तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 राज्यों से गुजरता है। कौन सा, ये भारत का समय रेखा, जबकि ये था कौन सी रेखा, ये था कर्क रेखा, जो कि, और अक्षांश देखेंगे तो ये है 23.5 डिग्री अक्षांश वाली रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार पूछा होता है कि भारत के कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य की राजधानी से गुजरता है, या राजधानी के समीप से जाता है, तो झारखंड की राजधानी रांची के समीप से जाता है। क्वेश्चन पूछा था कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों के मध्य किस देश से होकर गुजरता है, तो ये बांग्लादेश से होकर गुजरता है। ठीक है, आगे चलते हैं लोग, और क्या था, और था कि 82 डिग्री 82.5 डिग्री, ये 82 डिग्री से नीचे आएंगे, 82 डिग्री अक्षांश से, यानी 82 डिग्री अक्षांश से जब नीचे की तरफ आ रहा है तो भारत जो है पतला होता जा रहा था, बिल्कुल पतला होता रहा, देख ही रहे कि ये पतला हो गया है कि नहीं। कहाँ से पतला हो रहा है, तो 82 डिग्री से, याद रखिएगा 82 डिग्री, ये है 82 डिग्री, ये है 82 डिग्री, है ना,
82 डिग्री से नीचे आ रहा है तो क्या होते जा रहा है, ये पतला होते जा रहा है, भारत पतला होते जा रहा है। ठीक है, और कुछ उम्मीद है कि सारा चीज़ बताई दी इसमें से। अब आइए यहाँ स्वेज नहर था। स्वेज नहर था कि 7000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई 1869 में, जो स्वेज नहर का उद्घाटन हो गया। ये क्या बता रहा था एक्चुअली में, क्या था ना कि ये हो गया मान चलिए यूरोप। पहले के समय क्या था ना कि पहले के समय में ये आपका दिख रहा है ना, ये है लाल सागर। ठीक है, क्या है, लाल सागर। ये इसको बोलते हैं फारस की खाड़ी या ओमान की खाड़ी भी कहा जाता है। जैसे ओमान देश है तो ओमान की खाड़ी भी कहा जाता है। तो यहाँ से जो है पहले के लोग जो थे भारत में अगर आना रहता था तो ये ऐसे नीचे होते हुए आते थे, और यहाँ अफ्रीका देश था, यहाँ पर था केप ऑफ गुड होप, और उसके रास्ते ऐसे आते थे भारत के, जब भारत में प्रवेश करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ से ये लाल सागर में एंटर किया। लाल सागर से ये वाला जो जगह ना, ये वाला जगह, ये पहले नहर नहीं था। इसको काट के किसी को पूरे मिट्टी को काट के हटा के यहाँ पर एक नहर बनाया गया, चौड़ा नहर बनाया गया, ताकि जहाज आसानी से आ जा सके। ठीक है, तो ये काट कर जब बनाया गया, इसको कहा गया स्वेज नहर। क्या बोला गया, स्वेज नहर कहा गया। अब यहाँ से क्या होगा ना कि यूरोप से लोग लाल सागर में एंटर किए, लाल सागर से स्वेज नहर में घुसे, और स्वेज नहर से धाएँ से पहुँच गए भारत में। टोटल जो दूरी की जो उनको फ़ायदा हुआ, मतलब पहले इधर से आते थे और यहाँ से आना शुरू किया तो 7000 किलोमीटर का फ़ायदा हो गया। समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर हो गया। 7000 किलोमीटर का दूरी का इनको फ़ायदा हो गया। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा माना जा सकता है। 1869 में ये चालू हो गया, जैसा कि ऊपर अभी जस्ट लिखा हुआ था। ठीक है, तो यही चीज़ बता रहा था स्वेज नहर से। अब कई बार क्वेश्चन पूछता है कि स्वेज नहर जो है किसको किसको अलग करता है, तो ये यूरोप को है ना, यूरोप और एशिया यानी पूरे यूरेशिया को किससे अलग कर रहा है, अफ्रीका से अलग कर रहा है। पहला बात ये हो गया। ठीक है, अब कहेगा किसको किसको जोड़ रहा है, तो लाल सागर और ये जो है कौन सा सागर, ये ओमान की खाड़ी जो है इसको जोड़ रहा है ना, इसको एक दूसरे जोड़ रहा है। या भूमध्य सागर लाल सागर को भी जोड़ रहा है, भूमध्य सागर ऊपर में है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ रहा है स्वेज नहर। ठीक है, आगे आ जाइए, आगे समझते लो। यहाँ कह रहा है कि दशमलव की प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुँच सके। मतलब भारत ही तो दशमलव का ही खोज किया था, है कि नहीं। आर्यभट्ट जो थे दशमलव के या शून्य का मतलब खोज किए, दशमलव खोज किए। नेक्स्ट लिखा है कि मसाला, मलमल आदि जो है भारत में लेने के लिए जितने भी यूरोपीय देश थे यहाँ पर आते थे, क्योंकि उनको मसाला के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड था, मसाला उनको चाहिए था, है कि नहीं, इसीलिए वो आते थे। दूसरा लिखा है कि उसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला, मतलब कि भारत में क्या हुआ कि जो मसाले लेके आए, मलमल यानी मखमल लेके आए, उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें, मतलब भारत लेके नहीं, भारत से ले जाने के लिए आए ये यूरोपवासी। जितने भी विदेशी कंपनियां भारत में आती थी उनको मसाला चाहिए था ज़्यादा से ज़्यादा, उनको मलमल यानी मखमली कपड़ा चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें, जो भारत की बहुत सारी चीज़ें जो थी पूरी दुनिया में फेमस थी। और अब जब वो आएंगे तो अपनी कुछ ना कुछ तो यहाँ संस्कृति छोड़ेंगे ही, अपनी संस्कृति के छाप यहाँ पर छोड़ेंगे ही। तो उनकी संस्कृति यानी कि उनकी स्थापत्य कला, उनका वास्तुकला, जैसे कि मीनार, गुंबद आदि बहुत सारी चीज़ें जो बनवाते थे, वो चीज़ें हमारे देश में देखने के लिए मिल सकते हैं। अब भारत का जो पड़ोसी देश है 28 राज्य और 8, भारत में तो पहली बात की 28 राज्य और 8 है केंद्र शासित प्रदेश है। राज्यों की संख्या कितनी है, 28 को है। केंद्र शासित कितना है, तो 8 है केंद्र शासित। उसके बाद जी यहाँ लिखा है, क्या आप जानते हैं, क्या कौन सी बात की बता रहे हैं, 1947 से पूर्व भारत दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। मतलब क्या है कि आज़ादी से पहले देश में 2 तरह का क्षेत्र था, एक तो अंग्रेजों का अधीन था, दूसरा जो था स्वतंत्र रूप से राजा शासन करते थे, जिस पर अंग्रेजों का कब्जा नहीं हो पाया था, तो उनको रियासत कहा जाता था। ठीक है, अब ये जब देश आज़ाद हुई तो देश आज़ादी के बाद भारत में लगभग 500 से ज़्यादा रियासत थे, जो स्वतंत्र रूप से भारत में अपना आराम से राजपाट चला रहे थे। लेकिन देश ऐसे तो चलता नहीं कि सब, मतलब कि देश में एक अलग कानून और देश के अंदर ही कोई राजा जो है अपना कानून अलग चला रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को काम दिया गया कि सभी राज्य को एक में मिलाया जाए। तो सब धीरे धीरे मिलना शुरू कर दिए, जिसमें हैदराबाद नौटंकी करने लगा, कश्मीर नौटंकी किया। ठीक है ना, तो ये सब कुछ काज जो है, गुजरात में भी कुछ जो जगह था वो भी नौटंकी किया। तो कुछ जगह जो थे वो उन्होंने नौटंकी करना शुरू किया कि हम भैया ना मिलेंगे, जो कि वो इतिहास का सेशन है, वो सब बताऊँगा डिटेल में, है ना। उनको किसी में ना सैनिक भेज कर वहाँ पर अपने अंडर में किया गया, कहीं कश्मीर में विलय पत्र पर हरि सिंह से साइन करा के किया गया। बहुत सारे कारणों के द्वारा भारत के जितने भी रियासत थे सबको अपने अधीन कर लिया गया, यानी एकीकरण कर लिया गया। ठीक है, नीचे ये कह रहा है जल संधि। तो जल संधि मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस जल के जाने के लिए बीच में एक पतली सी रास्ता होती है। ठीक है, पतली ज्योग्राफी में याद रखिएगा, पतला माने ये नहीं कि 1 बित्ता 2 बित्ता का,
ज्योग्राफी में चीज़ें कम नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होता है। जैसे अगर बोलूँ ज्योग्राफी में कि कुछ साल पहले, तो कुछ साल का मतलब होता है कि 100 साल, 200 साल, करोड़ों साल, ऐसे होता है, लाखों साल की बात की जाती है ना। तो पतली रास्ता मतलब बहुत काफ़ी अच्छा खासा रास्ता होगा, ठीक है। जबकि पतली रास्ता, पता पतली रास्ता कितना, भारत और श्रीलंका के बीच में गैप जो है वो 24 किलोमीटर का गैप है। बताइए, सबसे कम गैप बता रहा हूँ, जो सबसे न्यूनतम जो गैप है वो 24 किलोमीटर की है, भारत के धनुषकोटी से श्रीलंका के तट तक का। तो ये कह रहा है ना, इसके बीच की जो पतली सी जो रास्ता है, उस रास्ता से इधर के पानी उधर जाएगा, उधर के पानी इधर आएगा। इसको बोलते हैं जल संधि, यानी इस जल की इस संधि करा रहा है ना। इस जल के यानी बंगाली खाड़ी के पानी को हिंद महासागर, या हिंद महासागर के पानी को बंगाली खाड़ी की तरफ जाने वाली संधि को जल संधि कहेंगे। इस तरह बहुत सारी जगहों में, भारत में ही नहीं है, बस भारत का जो जल संधि, इसको बोला जाता है पाक जल संधि। क्या बोला जाता है? पाक जल संधि कहा जाता है, ठीक है। अब ये पाक का नाम ये नहीं कि पाकिस्तान का नाम पड़ा है, अंग्रेज का नाम था सर जॉन पार्क की, पता नहीं इसी तरह कुछ नाम था उसका, है ना। तो उसी के नाम पर, पार्क के ही नाम पर ये इसका नाम पड़ा पाक जल संधि। और वहीं पे एक खाड़ी है ना, उस खाड़ी को बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। जैसे कैसे ये बंगाल की खाड़ी है, उसी तरह यहाँ एक खाड़ी है, उसका नाम है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पर एक पुल है जिसको बहुत ज़्यादा फेमस है ना, राम सेतु पुल भी कहा जाता है। उसी को अंग्रेजों सब एडम्स ब्रिज भी कहते थे लोग, ठीक है, मतलब आदम्स का पुल, ठीक है। उसके बाद आइए, कह रहे क्या आप जानते हैं स्कूल भुवन एक के पोर्टल है, देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उसकी भूमिकाओं के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये एटलस की बात कह रहे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ आइए, इसका क्वेश्चन आंसर और इसके साथ साथ हम लोग का जो अपना MCQ है उसको भी डिस्कस कर लीजिएगा, तब मज़ा आएगा। क्योंकि जो खोज रहता है ना आप लोग की सर उसको डिटेल वे में एक्सप्लेन नहीं किए हुए हैं, सिर्फ क्वेश्चन और MCQ दिया हुआ, तो समय का अभाव था। मैं चीज़ें जो है TRE 3 के लिए जितना भी हो पा रहा है वो कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जो है वो चीज़ें इसी एग्ज़ाम में TRE 3 में ही अभी जो है आप लोग का जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, इसी चैप्टर से मैं आप लोगों का 1 लाइनर बनाऊंगा। क्योंकि MCQ फॉर्म जो है फिर बना पाना बहुत ज़्यादा समय लगेगा। 1 लाइनर बना रहा हूँ, और इस 1 लाइनर में जैसे जितना कुछ पढ़ाइए, इससे पता है मैं कितना क्वेश्चन बनवा दूंगा, कम से कम मतलब 60, 70, 80, 100 उतना तक क्वेश्चन बना दूंगा। जैसे हर एक क्वेश्चन को बनवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को खोज को, है ना। जैसे कितना राज्य है, कितनी राजधानी है, या स्वेज नहर कब बना, कैसे बना, इसका मैं तैयार करा रहा हूँ, ठीक है। और एग्ज़ाम से पहले आप लोग को 10-15 दिन पहले एग्ज़ाम से शुरू कर दूँगा, इतिहास, भूगोल, ये सब चीज़ का, साइंस का, है ना। और बीच में सारी चीज़ चलते रहेंगे। लास्ट में मैं जो है ना रिवीजन बहुत तगड़ा कराऊंगा, बहुत ज़्यादा तगड़ा। जिनका भी ये सब्जेक्ट होगा, या सिर्फ GS है 40 नंबर का, तो मेन तो मेरा फोकस था GS का ही, लेकिन जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी उनको डबल फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, जिनका है तो वो तो उनको फ़ायदा तो उठा ही सकते हैं। तो जिनका ये होगा और जिनका GS में 40 है, GS में आप लोग को किसी भी हर हाल में 25+ चाहिए तो चाहिए हर हाल में आप लोग को, ठीक है। आप लोग को उतना लाना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, वही रिजल्ट देता है। 25+ जिस दिन आप लोग स्कोर करना सीख जाएंगे, और मेन सब्जेक्ट में आप 55-60 अमूमन बच्चे लगा लेते हैं, क्योंकि मेन सब्जेक्ट में पकड़ मजबूत रहती है। तो जिनका ये हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा और जिनका GS में, तो GS में तो सेम ही है सब किसी का, तो ये दोनों मिलाकर, और जिनका हिस्ट्री ज्योग्राफी होगा, इन लोगों से तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप लोगों का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग कम से कम सेट लगाते समय, और प्रैक्टिस सेट कहीं से भी लगा सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होता है ना। क्योंकि क्वेश्चन जहाँ भी मिले प्रैक्टिस सेट का, उसको लगाते रहना चाहिए। पढ़ते समय किताबों को खूब पढ़े, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए कहीं से भी लगाते रहिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है बनाने में तो अच्छा ही है, बन रहा होगा तो अच्छा ही लगेगा, नहीं बनेगा तब ना वो सर दर्द करेगा, है कि नहीं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है, जबकि जो समय रेखा है वो गुजरता है, ठीक है। अब ये त्रिपुरा से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरवे करता है, राजस्थान से गुजरवे करता है। दूसरा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर, देखिए दे दिया ना पूर्वी देशांतर, तो 97 डिग्री 25 मिनट, वही पश्चिमी देता तो क्या हो जाता, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है। और सबसे जो कहता है कि दक्षिणी जो है अक्षांश जो है भारत के हिसाब से कह रहा है, ग्लोब से कहेगा तो वो भी उत्तरी सब उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भारत के हिसाब से दक्षिणी जो है वो दक्षिणी अक्षांश कौन सा है, तो दक्षिणी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट, वो भी मुख्य भाग का। लेकिन पूरे भाग का कहेगा तो 6 डिग्री 45 मिनट, और वही उत्तरी जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, 37 डिग्री 6 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो चीज़ें याद रखिएगा। 82.5 डिग्री क्या है, 82.5 डिग्री जो इसमें दिया हुआ है घ नंबर में, ये क्या है, समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो भी 82-30 होना चाहिए, 82.5 डिग्री, ठीक है। आगे जी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है?
मतलब क्या है कि वैसा देश जहाँ उत्तराखंड का भी सीमा लगता हो, उत्तर प्रदेश का भी सीमा लगता हो, बिहार का भी सीमा लगता हो, पश्चिम बंगाल का भी सीमा लगता हो, सिक्किम का भी सीमा लगता हो, ये कौन देश है भैया? और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, इसीलिए इसका आंसर यहाँ पर नहीं लगा है। ये सेम क्वेश्चन आप पूछा था, सेम टू सेम, मतलब सेम वाला वो बनाने वाला सेम नहीं, ठीक है, मतलब हूबहू यही क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो ये जो तीसरा नंबर जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये यही से उठा के पूछा था, और आप कह रहे थे कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, उत्तराखंड। अब आइए मैं बता रहा हूँ, राज्य देख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, दिख गया। अब आइए मैं इसको लिख आता हूँ, यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश था, बिहार था, और ये है पश्चिम बंगाल, दिख रहा है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल दिख रहा है, और ऊपर आने के बाद ये है सिक्किम। अभी बताइए, यहाँ पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा ये भाग हो गया और ये सिक्किम पूरा हो गया, ये किसके साथ सटा हुआ दिख रहा है आपको? नेपाल के साथ सटा हुआ दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नेपाल के साथ मिला कि नहीं मिला? और यही क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था? और आप कह रहे थे क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ था, है कि नहीं है? बहुत सारे, आपका 40 दिन का मेन होगा ना, ये 8 नंबर 2 भी, ठीक है, 40 में आपको 35 क्वेश्चन यहीं से दिखा दूंगा। मतलब कि जो 8, 9, 10 पढ़ाऊंगा ना, SCERT पढ़ा ही चुका हूँ, ये तो रिवीजन चल रहा है, और रिवीजन को भी बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। NCERT हालांकि नहीं पढ़ाया था, तो बिहार बोर्ड में ही चीज़ें सेम टू सेम दी गई, थोड़ा बहुत अंतर है 10% का, तो वो भी 10% काहे का छोड़ना है, उसको भी पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट हो जाएगा आप लोग का, और उम्मीद रखिएगा इसको पढ़िए, बहुत फ़ायदा करेगा। चौथा नंबर लिखा है, ग्रीष्म अवकाश में आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस, अब कावारती जो है अब किस जगह का है, ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी है, ठीक है, अगर आपको पता रहता तो धाएँ से मारते कि लक्षद्वीप है कि नहीं है। आगे चलिए, 5 नंबर, मेरे मित्र एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगता है। अब सिंपल, अब मित्र का छोड़िए, क्वेश्चन खाली पूछ दे कि निम्न में से किस देश का सीमा भारत के साथ नहीं लगता, तो भूटान तो लगता ही है कि नहीं है, भारत के बगल में ही है, और बांग्लादेश भी लगता ही है। उसके बाद से देखेंगे तो ताजिकिस्तान जो है नहीं लगता है, नेपाल भी भारत के साथ तो बॉर्डर करबे करता है कि नहीं है, तो ये हो गया, है कि नहीं। अब भूटान और ये बांग्लादेश और नेपाल, ये नेपाल का तो समझ गए कौन कौन जिला, कौन कौन सॉरी राज्य सटा हुआ है। अब भूटान और बांग्लादेश के देख लेते हैं लोग कि ये आ गया भूटान, है ना। भूटान के साथ कौन कौन बॉर्डर कर रहा है, तो देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, इधर से सिक्किम, ठीक है, इधर से नीचे से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आसाम, देखिएगा तो मेघालय नहीं है। क्वेश्चन पूछ देगा, भूटान से सटे हुए निम्न में से कौन सा राज्य, मतलब भूटान से निम्न में से कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है, याद रखिएगा नहीं करता है। ऑप्शन में देगा मेघालय, देखिएगा एकदम, आपको लगेगा कि मेघालय हो सकता है कि भूटान से सटा हो, क्योंकि भूटान उसी के आसपास में, मेघालय नहीं होगा, ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। और इस बार के एग्जाम में यही क्वेश्चन हो रहेगा, नहीं जी क्वेश्चन में थोड़ी आउट कर हो गया, जरूरी थोड़ी है कि यही क्वेश्चन रहेगा, मतलब इस टाइप का रह सकता है। अब क्या बता रहे थे, बांग्लादेश, बांग्लादेश देखिए, पश्चिम बंगाल तो पूरे खड़े खड़े बांग्लादेश से ही सटा हुआ है, क्योंकि इसी से में से तो अलग हुआ पश्चिम बंगाल, है ना, इसीलिए तो ये पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल हो गया, ठीक है। अब बांग्लादेश पूरी तरह से सटा हुआ है, ये पश्चिम बंगाल सटा हुआ बांग्लादेश से। उसके बाद देखिए असम भी सटा हुआ है, उसके बाद देखिए मेघालय भी सटा हुआ है, ठीक है, और अजीय, उसके बाद देखेंगे तो त्रिपुरा भी सटा हुआ है, ठीक है, और अजीय, उसके बाद देखेंगे तो मिजोरम भी सटा हुआ है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, ये सब बांग्लादेश के साथ सटे हुए हैं, ठीक है। आगे जी, ये सब है ना, ये सब इसलिए क्वेश्चन पूछता है ना, क्योंकि यहाँ पर एकदम थोड़ा सा नहीं होता है, कंजेस्टेड देता है स्टेट वगैरह, इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन पूछता है। पूर्वोत्तर भारत के आसपास से खूब क्वेश्चन पूछता है, जानबूझ के जानता है कि बच्चे कन्फ्यूजिया आ जाएंगे, इधर वाला आप पकड़ सकते हैं, इधर वाला पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें अमूमन फंसने की कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए पूछता है, इसीलिए जानबूझ पूछता है। या एक नाम लिख दे, न्यू मोरे द्वीप, इसको भी याद कर लीजिएगा, यहीं पर है एक द्वीप, न्यू मोरे द्वीप, देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे, मतलब बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। आगे आते लो, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अब आते लो अपना जो हम सीख हुए उसको लगा लेते लो, ठीक है, ताकि चीज़ें ना भूला जाए। आइए उसको लगाते लो, देखते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत विश्व में कौन सा स्थान है। अभी देखिए लो कि भारत में विश्व में भारत जो है 7वें नंबर पे है, और परसेंटेज के हिसाब से 2.4% था, है कि नहीं है। अब 7वां नंबर पे है भारत, तो 6 को बड़ा है, वो 6 को बड़ा कौन है। अगर ये पूछ दे कि वो 6 को बड़ा कौन है तो कैसे बताएंगे। उसका एक छोटा सा ट्रिक मैंने बनाया था ना, बच्चों को याद कराने के लिए, और पिछले क्लास में भी बताया था आप लोगों को SCERT में। मैं चाह रहा हूँ कि आप भी एक बार उसको देख लें, क्योंकि हो सकता है याद हो जाए। जैसे कि रुक चीन,
यूएसए बड़ा या बा, यूएसए बड़ा या बा, उसके बाद कौन आ रहा है, आ रहा है या आएगा, ठीक है, आएगा, आ से आएगा कौन, भारत आएगा, है ना, आएगा कौन, भारत। तो रूस से रूस, कनाडा, चीन, यूएसए बड़ा से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इस तरह याद कर सकते हैं, रुक, चीन, यूएसए बड़ा, अब कौन आएगा भैया, आएगा भारत। दूसरा लिखा हुआ है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है, जस्ट देख लो 30 डिग्री का अंतर है, क्योंकि यहाँ 8 से 37 तक था, यहाँ 68 से 97 तक था, ठीक है। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, देखिए कौन सा हो जाएगा भैया, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 82.5 डिग्री। चैप्टर के साथ क्वेश्चन लगाने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कमेंट करके बताइएगा ये तरीका बढ़िया है कि नहीं बढ़िया है। मैं हर वो तरीका कोशिश कर रहा हूँ जिससे चीज़ों को ना भूले। जैसे किसी का कमेंट आया था कि ज्योग्राफी सर रिवीजन बढ़िया से करा दीजिए, मैं भूल जा रहा हूँ, तो ये तरीका बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताइएगा आप लोग कि ठीक है। इसी तरह कितना चैप्टर पढ़ना है 9th क्लास में, शायद 5 या 6 चैप्टर है NCERT में, ठीक है। तो कितना समय लगेगा, मुझको लग रहा है कि पर डे 2 को चैप्टर डाल दूंगा तो 3-4 दिन में 9th क्लास खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। 1 हफ्ते में ज्योग्राफी पूरी खत्म हो जाएगी, बीच बीच में आप लोगों का हिस्ट्री भी कराते रहूँगा, अदर सब्जेक्ट भी कराते रहूँगा, तो बचेगा थोड़ी, 10-15 दिन में तो सारा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा डिटेल वे में। अब इसी को देखिए मैराथन लाने के लिए ला दूंगा, आप लोग चाह रहे हैं कि 8-8 घंटे का 9-9 घंटे का वीडियो लाया जाए, तो मैं चाह रहा हूँ एक बार समय मिला है ना तो और अच्छे से पढ़ा दूँ, लास्ट समय में मैराथन खूब आएगा। इसी वीडियो को मैं कमेंट करके आप लोग डाल दूंगा, जैसे डिटेल अभी इसको डिटेल में पढ़ लिया जाए, है ना। तो कमेंट कीजिएगा ये तरीका सही है कि नहीं सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की बड़ी है, तो स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा की कितनी बड़ी है, तो दुगुनी बड़ी है। अभी तो देखा ना 15,200 था स्थलीय सीमा रेखा और जलीय सीमा रेखा था 75-16.6, तो 7.5 से 15 दुगुना ही हुआ ना। अगला है 5 नंबर, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा का नाम बताइए। ये तो नहीं था उसमें, या होगा तो शायद मिस करके होंगे, लेकिन यहाँ समझा दे रहे हैं। भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा जो है वो है मैक-मोहन लाइन। कौन सी लाइन है, मैक-मोहन लाइन है, ठीक है। तो भारत और चीन के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं मैक-मोहन लाइन बोलते हैं। और ये जो मैक-मोहन लाइन है आज़ादी से पहले ही खींचा गया था, शिमला एक समझौता हुआ था अंग्रेज़ों के बीच में और चाइना के बीच में, ठीक है, उस समय खींचा गया था। लेकिन चाइना जो है ना उस लाइन को नहीं मानता, अब मन में नहीं करता, कहता भाई हम थोड़े मानेंगे, है ना। वो तो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी अपना हिस्सा मांगता है। जबकि दूसरा देखेंगे तो ऊपर में एक नंबर जो लाइन लिखा हुआ, 1 नंबर ऑप्शन जो लिखा हुआ है वो है रेड क्लिफ लाइन। अब ये रेड क्लिफ लाइन जो है किससे किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। तो ये भी अंग्रेज अपने ही नाम पर सब रखा है सब, ना ये सब रेड क्लिफ था उसने खिंचवाया भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब अगर दिमाग में आ रहा होगा कि लाइनवा किधर खींचा गया, ये बॉर्डर लाइन किधर है, पूरे पाकिस्तान में है, पूरे चाइना में किधर है, तो आइए इसको हम बताते हैं कि किधर है। यहाँ पर मान के चलिए अपना प्यारा सा, ये हम लोग का हो गया प्यारा सा अपना भारत, यहाँ आ जाइए, ये रहा अपना प्यारा सा, बस इतना ही काफ़ी हम लोग को, चाइना और पाकिस्तान यहीं से भेटा जाएगा, है ना, ये रहा, ठीक है। तो ये अपना प्यारा सा। अब ये अरुणाचल प्रदेश साइड में नहीं, यहाँ पर मैक-मोहन लाइन है। कौन सी लाइन, मैक-मोहन लाइन, जो अरुणाचल प्रदेश के साइड में है। और ये जो है ना यहाँ पर है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी लाइन, रेड क्लिफ लाइन यहाँ पर है, ठीक है। दोनों समझ आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैक-मोहन लाइन जो है भारत और चाइना के बीच में। उसके बाद जो है रेड क्लिफ लाइन आज़ादी के बाद खींचा गया था, अगले ही दिन खींचना पड़ा था। उसके बाद से उसके बाद ग्रीनविच लिखा है, ग्रीनविच लिख दिया, इसको लिखना चाहिए था ग्रीनविच, ठीक है। या ग्रीनविच ऑप्शन में दिया है, तो ये क्या है, देखिए ग्रीनविच जो है ना ये भारत के नहीं पूरे दुनिया के बीचों बीच में, यानी पूरी दुनिया, ये मान के चलिए कि ये हो गया पूरी दुनिया, ये हो गया क्या, ये पूरी दुनिया ग्लोब हो गया, मान के चलिए ग्लोब पर इसको उतार दिए। इसके बीचों बीच से जो 0 डिग्री देशांतर दिखाएं अभी जस्ट आप लोग देखे थे लोग थ्योरी क्लासों में, उसी 0 डिग्री को ग्रीनविच मेन टाइम भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरा है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी पूरा गोल है, इसी को बीच क्यों माना गया, क्योंकि पृथ्वी मान चलिए गोल घूम जाएगा, तो ये वाला जगह तो मान चलिए यहाँ आ सकता है और बीच में तो फिर दूसरा जगह है कि नहीं है, तो इसको ही क्यों माना गया। देखिए शुरुआती समय में, मतलब पुराने समय में ब्रिटेन का वर्चस्व ज़्यादा था, जबकि ये सब चीज़ घटनाएं हो रही थी, तब उस समय ब्रिटेन का पावर ज़्यादा था। ब्रिटेन का पावर क्या था भैया, ज़्यादा पावर था ब्रिटेन का, बाकी सभी देशों के कंपेयर में। ब्रिटेन का बहुत सारे देशों पर अपना उपनिवेश बना के रखा था, जिसका कारण क्या है ना, ये जो बोला वही मानना पड़ेगा पूरी दुनिया के लोगों को, है कि नहीं है। तो इसने अपने ही देश से गुजारा, कौन सी जगह से, जगह का नाम था ग्रीनविच से, वो रेखा गुजारा, उस रेखा को कहा गया 0 डिग्री ना देशांतर रेखा, और उसी को कहा गया ग्रीनविच मेन टाइम, यानी इसी को शॉर्ट
कौन बोला जाता है, GMT। अब इससे हमारा भारत जो है ना आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि हम लोग हैं पूरब साइड में, तब सूरज पूरब से ही ना वो निकलता है, तो हम लोग इससे आगे है। कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। याद रखिए कितना घंटा आगे? 5.5 घंटा आगे हैं लोग। 6 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? फिर वही क्वेश्चन उठा के दे दिया है, इसमें खाली ऑप्शन बदल दिया है लो, ठीक है, होशियारी किया है लो, ठीक है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? जैसे उसमें था कि उड़ीसा था, इसमें क्या नहीं होगा, गुजरात से तो गुजरता है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरता, महाराष्ट्र थोड़ा सा नीचे आ जाता है, यहाँ से नहीं गुजरता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात से गुजरता है, ठीक है। 8वां राज्य तो बता ही दिया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? अब उत्तर प्रदेश की सीमा को कौन सा छूता है? तो याद रखिएगा, अगर कौन सा देश पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश सटा हुआ है, तो ये है नेपाल। अभी जस्ट बताया कि नेपाल से सटे हुए कौन कौन सा राज्य था? उत्तर प्रदेश था, बिहार था, उत्तराखंड था, पश्चिम बंगाल था, सिक्किम था, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, एक ही लाइन में कितना कुछ बता दिए। आगे जी, वह देश, वो कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों से मिलने वाला मिलन स्थान पर स्थित है? अब देखिए, कोई भी ऐसा जगह, जैसे ये जगह हो गया, ठीक है, मान चलिए हम लोग का ये भारत का प्यारा सा भारत का निचला भाग हो गया, ये जो भाग है ना, ये भाग, ये पूरा भाग ही 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इधर अरब सागर, इधर बंगाली खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, इसे कहा जाता है प्रायद्वीप। और इसी का जो नीचे वाला कोनवा है, नीचे वाला कोनवा, ये नीचे वाला कोनवा, ठीक है, इसको कलर बदलता हूँ थोड़ा और फ्रेश दिखेगा, ठीक है। जो नीचे वाला कोना है, भाग गया ये सब गलत बात है यार, बताते समय बीच में भाग गया। अब ये वाला जो कोना बता रहा था, ये वाला कोना, ठीक है, इसको कहा जाता है अंतरीप, यानी कि छोटा सा नीचे का कोना, यानी प्रायद्वीप में ही अंतरीप बनता है, तो छोटा सा वो हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसे अंतरीप कहेंगे। तो इसका तो कोनो न कोनो तो नाम होगा ना जी, इसका नाम है हम लोग का कन्याकुमारी। वो जगह कौन सी है? कन्याकुमारी, या इसी को कुमारी अंतरीप भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में से कौन सा है? तो मतलब सही अक्षांश, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था बीपीएससी में, अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। तो मुख्य भूमि का होगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से होगा, और पूरा भूमि होगा तो 6 डिग्री 45 मिनट होगा। तो ये खोजिए 8 डिग्री से कौन शुरू हुआ है? 8 डिग्री 4 मिनट से तो ये दिख रहा है, ठीक है, और 37 डिग्री 6 मिनट तो ये भी दिख रहा है, ये सही लग रहा है। ये 68 से 97 तक, ये तो देशांतर है। यहाँ क्या पूछ रहा है? अक्षांश पूछ रहा है। 6-10 से तो होगा नहीं, 87 तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ एक चीज़ छोड़ दिया है लोग, है ना, एक चीज़, ये चीज़ें इन लोगों को मेंशन करना चाहिए था। यहाँ पर एक चीज़ें मिसिंग है। क्या मिसिंग है बताइए आप लोग, क्या मिसिंग है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश से, है ना, उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, यहाँ पर लिखना चाहिए उत्तर, ठीक, उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है, उत्तरी अक्षांश तक, ये मेंशन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा कन्फ्यूजिंग करता है। क्योंकि कोई अगर लिख देगा ना कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तो बहुत कोई मार देगा कि हाँ सही बात है, भारत का नीचे वाला ये 8 डिग्री जो सूर्य, ये दक्षिणी ना है ना, जबकि भारत से थोड़ी मतलब है अक्षांश रेखा को, पूरी ग्लोब में देख रहा है कि ग्लोब में भारत का अक्षांश किधर है। तो ग्लोब में अक्षांश रेखा भारत का टोटली सभी के सभी अक्षांश जो है उत्तर साइड में ही मिलेंगे, भारतीय अक्षांश, ठीक है, पूरे ग्लोब में झाँका जाएगा। तो अब पूरे ग्लोब में झाँका जाएगा तो भारतीय देशांतर पूरा पूरब में ही मिलेगा, है कि नहीं है। आगे जी, भारत का मुख्य भूमि का देशांतर आगे। अब देशांतर क्या? 68-7 से लेकर 97-25, देखिए 68-7 से 97-25 किधर है? यही मिल रहा है 68-7 से, हाँ ये ठीक लिखा लो यहाँ, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ भी पूर्व लिखना चाहिए था, ठीक है, 68-7 पूर्व से 97-25 पूर्व तक, ठीक है, 97-25 ये है देशांतर रेखा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है जी, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व और पश्चिमी विस्तार कितना है? यानी पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम आइए भारत के बीचों बीच में, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, पूरब से पश्चिम कितना भैया? तो 2933 किलोमीटर हो जाएगा ना, 2000, ये 10 हटा दीजिएगा, यहाँ ऐसे कॉमा देना चाहिए था, ठीक है। तो 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम, और वही उत्तर से दक्षिण कितना हो जाता है? तो ये है 3214 किलोमीटर। याद रखिएगा, उत्तर से जो है दक्षिण जो है 3214 किलोमीटर है। और इसी को क्या किया था बीपीसी, है ना, पिछले एग्जाम में इसको क्या किया था ना, इसको मान लिया था, यानी कि जो ज़्यादा है उसको कहा था चौड़ाई, जो कम है इसको बोला था लंबाई। यानी कि इस बीपीसी क्या बोल रहा था कि मान के चलिए कि भारत का, देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि ऐसे हो गया, ये हो गया ऐसे, है ना, नहीं ऐसे बता रहा हूँ, इसको ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे माने चलोगे भारत, ठीक है, उसके हिसाब से चौड़ाई क्या है, कम हो गया, कितना से 2933 किलोमीटर, ठीक है, चौड़ाई, जो कि वेस्ट टू ईस्ट है, और जबकि इधर लंबाई देख रहे हैं तो 3214 किलोमीटर। तो वो कह रहा है कि नहीं, ये जो है ना, ये हो गया चौड़ाई, और ये जो हो गया क्या हो गया लंबाई। यानी कि इसमें बहुत किसी को कन्फ्यूजन हुआ था। सेम बिहार का भी वही स्थिति है, याद रखिएगा, बिहार का भी सेम टू सेम वही हाल है। बिहार का भी
उत्तर से दक्षिण आएंगे, नॉर्थ से साउथ आएंगे तो 3 4 5 यानी 345, और इधर से पूरब से पश्चिम जाएंगे तो 4 8 3 यानी 483 है। पूरब से पश्चिम से पूरब मतलब जब भी पूरब से पश्चिम। अब इसी में बिहार का भी सेम वही, जो ज़्यादा है ना, जो ज़्यादा यानी कि 483 है, 483 जो कि वेस्ट टू ईस्ट है, इसको बोलते लो ज़्यादा को चौड़ाई बोलते लो, ठीक है। और जो कम है ना, जो कम है, कम क्या है भैया, ये जो है ये 3 4 5 क्या है भैया, 3 4 5 जो कम है इसको बोलते लो लंबाई बोलते लो, ठीक है। क्या बोलते लो भैया, इसको लंबाई बोलते हैं, ठीक है। तो ना जो कम है उसको लंबाई और जिसको ज़्यादा है उसको चौड़ाई कहा जाता है, ठीक है। आ गया जी, इधर चलेंगे लोग। भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार की लंबाई कितनी। अब उत्तर से दक्षिण दिया है तो उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा, 3214 किधर गया, 3214 किलोमीटर यहाँ पे। निम्न में से कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण को 2 भागों में बांटती है। तो भारत को बीच बीच से गुजरने वाली वो रेखा है, वो है कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री पे है, ठीक है। अभी जस्ट बताएं 8 राज्यों से गुजरती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश कौन सा है, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नज़दीक में कौन सा देश है, तो उससे नज़दीक में मिलता है इंडोनेशिया। ये होगी अंडमान और उसके बाद निकोबार, यहाँ एक देश शुरू होता है, इसको इंडोनेशिया बोला जाता है, ठीक है ना। मलेशिया जो है ये तो मलेशिया तो आपका ये लक्षद्वीप के पास में हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता कि मलेशिया मतलब नहीं, मालदीव, सॉरी। क्वेश्चन पूछता कि निम्न में से लक्षद्वीप के नज़दीक में कौन सा देश है, तो मालदीव है ना। मालदीव के बारे में याद रखिएगा, क्योंकि बीच के समय में उन्होंने हल्ला किया था, भारतीय जितने भी सेना वगैरह, मतलब भारत का बहिष्कार मूल रूप से इन्होंने किया था, है ना। ये मालदीव किया था, बाद में इसको समझ आ गया कि भारत का बहिष्कार करने से क्या होगा, तो फिर अपने रास्ते पे आ गया। अभी जो है हाल ही फिलहाल में मोदी जी के जो फिर से दोबारा जो है शपथ ग्रहण हुआ, तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने, तो इसमें आया था कौन आया था लोग, मालदीव के राष्ट्रपति, क्या नाम है, मोइजू कुछ करके नाम है। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसमें वही ऑप्शन दे दिया उठा के, उड़ीसा से नहीं गुजरता है, सिम्पल किताब वाला ये। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, तो पूर्व साइड में जाएंगे तो 97-25 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ग्रीष्म में अवकाश से आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। सेम किताबों का क्वेश्चन उठा दिया, लक्षद्वीप है, ठीक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल किस देश को सीमा छूती है, तो ये नेपाल, अभी जस्ट अभी पढ़े लो, और ये भी किताब का ही क्वेश्चन है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है रेड क्लिफ, और भारत चाइना के बीच में था कौन सा, भारत और चाइना के बीच में था मैकमोहन। ये डूरंड रेखा किसके बीच में है, मालूम से किसके बीच में है, इधर आइए, ये रहा भारत अपना प्यारा सा, यहाँ है डूरंड रेखा, यहाँ डूरंड रेखा। तो पहले भारत और अफगानिस्तान, यहाँ है अफगानिस्तान देश, ठीक है, अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा था ये डूरंड रेखा, जो कि लगभग ना 106 किलोमीटर के आसपास में, या 102 किलोमीटर का, मतलब 100 किलोमीटर के आसपास में था, ठीक है, 102 ही होगा शायद, ठीक है। तो इसके आसपास में था, लेकिन ये जो एरिया आप लोगों को पता होना चाहिए, इस एरिया को पाकिस्तान जो है खा गया है, कब्जा में ले लिया, इसको बोला था POK। तो वर्तमान समय में जो डूरंड रेखा है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा बना रहा है ना, कब्जा किया हुआ है तब जाके, वरना ये जो रास्ता था ये भारत और अफगानिस्तान को बॉर्डर लाइन था। सबसे छोटी बॉर्डर लाइन भारत और अफगानिस्तान के बीच में होती थी, मतलब सबसे छोटी, मतलब बहुत कम दूरी की थी, वो डूरंड रेखा था, है ना। रेड क्लिफ लाइन, मैक, सबसे लंबी दूरी रेखा पता है किसका है, बांग्लादेश के साथ है हम लोग का। किस पड़ोसी देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ, क्योंकि बांग्लादेश आप लोग को नहीं पता चलता होगा, 4000 मतलब लगभग 4092 है, ठीक है, इतना किलोमीटर है। आगे जी 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि कर्क रेखा निम्न से किस राज्यों से होकर नहीं गुजरता है, तो गुजरात से गुजर भी करता है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगा, झारखंड से गुजरेगा, ठीक है। भारत का पूर्व एवं पश्चिम का विस्तार जो है, पूर्व पश्चिम का विस्तार सर्वाधिक, पूर्व पश्चिम का विस्तार सर्वाधिक, क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन अधूरा छोड़ दिया लो। भारत का पूर्व और पश्चिम विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार सर्वाधिक 23.5 डिग्री, 8 डिग्री, 82.5 डिग्री। पूर्व से पश्चिम, क्वेश्चन में कुछ तो मिसिंग है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार सर्वाधिक के, है ना, पूर्व से पश्चिम यानी इस इधर से आ रहे, क्या मिसिंग है, इसको बना दिया जाए क्वेश्चन को, है ना। पूर्व से पश्चिम का विस्तार जो है, नहीं ये 82 डिग्री दिख रहा है ना, हमको लग रहा है पता है क्या बोल रहा है, क्या क्वेश्चन था। अभी किताबें जो आप लोगों को पढ़ा रहा था तो उसमें क्या बताया था कि भारत जो है ना, आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे, उत्तर से, यहाँ कीजिए उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो भारत संकीर्ण होते जा रहा है, पतला होता जा रहा है, कहाँ से, तो 82.5 डिग्री से। क्वेश्चन ये बन जाएगा, ठीक है, इसको बना लीजिएगा लो, ठीक है। कौन बनाएगा, मतलब ये लोग, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा लो, जिनको ये नोट्स वगैरह मिल गया है। नोट्स में कई बार बोला हूँ कि नोट्स को थोड़ा बहुत इसको मेहनत से बना हुआ है, आप सभी को लेना होगा। तो कितना नंबर बताया हूँ आप सभी, हमारे व्हाट्सएप नंबर 99 है ना, 990555
0.0148 से मिनिमम प्राइस से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही कम चार्ज लेता हूँ, कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लेता हूँ। आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। जिस भी विषय का नोट्स लेना होगा वो नोट्स जो है मेरे पास अवेलेबल रहेगा, तो देने की कोशिश करूँगा, है ना। तो ये ठीक है ना, आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको नहीं भी नोट्स चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है नोट्स को लेना होगा, तो नोट्स आप लोग परचेज कर सकते हैं थोड़े बहुत चार्ज में, है ना। यही सब तो हम लोग का चार्ज है अभी तो फ़िलहाल में, यही सब है ना बहुत। और जबकि बहुत मिनिमम चार्ज में आप लोग को ये अवेलेबल कराता हूँ। इसमें भी बहुत किसी को देना रहता है, आप सभी से सारी चीज़ें बताया नहीं जाता है ना, मेरे पास तो बहुत कम रहता है ना। तो जैसे भी आप लोग को उचित हो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते भी है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दीजिए MCQ का, तो सर MCQ का अपलोड नहीं किया जा सकता है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। बाकी जो है जो थ्योरी क्लास का इसका PDF मैं कोशिश कर रहा हूँ अपलोड कर देने के लिए, इसलिए कि सारे PDF मेरे पास बहुत अलग अलग है, बहुत अलग अलग है ना, मतलब चैप्टर वाइज अलग अलग है। वो ड्राइव में मेरे पास अपलोड है दूसरे मोबाइल में, उसके बाद वहाँ यहाँ से यहाँ पर करके भेजता हूँ, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होती है। कहते हैं थोड़ा सा आप लोगों को बैकग्राउंड में नॉइस सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, चीज़ें पूरी तरह से नहीं मिल पा रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी में तो पढ़ना है हम लोग को। भारत की मानक यमुनोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है, यानी कि भारत की जो समय रेखा है वो है कौन सी समय रेखा है? 82.5 डिग्री। कहीं नहीं दिया है 82.5 डिग्री, बताइए। मानक समय रेखा 82.5 डिग्री दिया, इसमें ऑप्शन में कहीं देवे नहीं किया। इसको कीजिएगा 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री है भारत का समय रेखा, या इसको 1/2 भी कर सकते हैं। 82.5 डिग्री जो है मानक समय रेखा है। अगला, विश्व की कितना क्षेत्रफल भारत के पास में है? तो 2.4% है, ये अभी देखे लो जस्ट। हमको लग रहा है थ्योरी प्लस ये MCQ चल रहा है ना, ये ज़्यादा बेटर है, इसमें चीज़ें समझ आ रहा होगा, ऑन द स्पॉट आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अगला है कि भारत के सुदूर एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटे का है? हाँ, पूर्व और पश्चिम का, ये चीज़ें नहीं बताया था थ्योरी में, अब समझिए इसको। कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। कैसे? अब बताता हूँ। यहाँ आइए, जो भारत जो है ना अपना प्यारा सा भारत, यहाँ इसको जो है इस साइड में जो बोल रहे थे, इस साइड में, जो कि इस साइड में आएंगे तो ये जो अरुणाचल प्रदेश है इस वाले एरिया में, यहाँ से सूरज निकलेगा, क्योंकि सूरज तो पूरब से निकलता है, और सूरज की लाइट जो है इस वाले एरिया में, यानी कि ये गुजरात जो है, सूरज की लाइट जो है यहाँ से यहाँ तक आने में, है ना, आपका पूरब से यहाँ तक आने में, ये पश्चिम साइड में आने में 2 घंटे का समय लगता है। अब ऐसा क्यों लगता है? याद रखिएगा, सूरज की जो लाइट होती है ना, सूरज की जो रोशनी होती है, उसको 1 डिग्री से दूसरे डिग्री तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का भैया? 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री से दूसरे डिग्री जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। यहाँ से यहाँ तक, ये चीज़ें तो अभी कई बार बता दिया कि 30 डिग्री का अंतर है। अभी उतना देर से क्वेश्चन पढ़ते आ रहे हैं थ्योरी में भी MCQ में, तो 30 डिग्री का अंतर है। तो 1 डिग्री जाने में 4 मिनट, तो 30 डिग्री जाने में कितना मिनट बताइए? 3 चौके 12, 120 मिनट। कितने घंटे का हुआ? सॉरी, 120 मिनट। कितने घंटा हुआ? 2 घंटे हुआ। 120 मिनट बराबर कितना होता है? 2 घंटा होता है ना, तो कितना हो गया? तो वही कह रहा है कि पश्चिम से पूरब की तरफ इसको जो लाइट होती है, सूरज की रोशनी जो होती है, वो पहुंचने में कितना समय लग जाता है? 2 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन क्या था? फिर से आइए, पूरब से पश्चिम के बीच में समय का, अब समय का अंतर कितना हो जाएगा? 2 घंटे का अंतर हो जाएगा। कितना की भैया? 4 घंटे का लगा दिया, 2 घंटे का अंतर था, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 5 बजे सुबह हो जा रहा है, तो गुजरात में कब बजे सुबह होगा? 7 बजे सुबह होगा। यानी सुबह का मतलब क्या है? यहाँ पर अगर लाइट जो है, सूरज की रोशनी मिलेगा तब ना सुबह हुआ है कि नहीं है, भोरे भोरे। तो सूरज की रोशनी मिल गई 5 बजे अरुणाचल प्रदेश में, एकदम भोर हो गया। जबकि वही अपना बीच में हम लोग हेलो, मतलब लगभग बीच में हेलो, उत्तर प्रदेश से ही तो गुजरा है ये समय रेखा बीचों बीच। तो यहाँ पर 6 बजे सूरज की रोशनी पहुँचा और यहाँ पर 7 बजे पहुँचा, ठीक है। आगे चलिए, स्वेज नहर के बनने से भारत और यूरोप के बीच में कितनी दूरी किलोमीटर की कमी हो गई? कितना किलोमीटर भैया? 7000 किलोमीटर की। ये ऐसे कर लीजिएगा, 7000 पॉइंट नहीं, 7000 किलोमीटर की दूरी जो है कम हो गई। इनमें कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? पड़ोसी देश कौन नहीं है जी, है ना? तो नेपाल है, ये है, श्रीलंका है, ये मालदीव है, ये ब्रुनेई नहीं है, ठीक है, भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत का मुख्य भूमि का समुद्री तट की लंबाई, समुद्री तट की लंबाई जो है ना, मुख्य भूमि का ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन अच्छा बना है, ठीक है। मुख्य भूमि का क्या है? तो 6100 किलोमीटर, और वही संपूर्ण भूमि का कहता है तो 75.16.6 किलोमीटर, ठीक है, पूरा रहता है। तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना भैया? तो भारत का कुल क्षेत्रफल तो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, ठीक है। आ गया जी। मेरे मित्र ऐसे देश में निवास करते हैं जो उनकी सीमा भारत के साथ नहीं लगता। ये किताब का ही क्वेश्चन है, तजाकिस्तान, अभी जस्ट देखे लो। भारतीय समय रेखा निर्धारित होती है तो कितना डिग्री? 82.5 डिग्री। किधर है 82.5 डिग्री?
कहीं नहीं है, ऑप्शन में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो 82.5 डिग्री यही वाला गड़बड़ हुआ है, याद रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये इसको 1/2 कर देगा और हो जाएगा 82.5 डिग्री, ठीक है। 2 गैप है इसमें से, बटा 2 गैप है, तो 82 1/2 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक समय रेखा कहा जाता है। 31 नंबर दिखा हुआ है कि हमारा देश भारत किस महासागर के पास स्थित है, तो हिंद महासागर के पास स्थित है। हमारे देश के नाम से ही पड़ा है, ये भूलने वाला थोड़ी है। भारत में के सबसे दक्षिणतम छोर कौन सा हो जाएगा, तो भारत के अब सबसे दक्षिणतम छोड़ दिया ऑप्शन के हिसाब से, तो जो निकोबार भी दिया है, कन्याकुमारी भी दिया है, लेकिन अगर यही याद रखिएगा सबसे दक्षिण मुख्य भूमि का अगर दक्षिण कहता तो हो जाता है ये कन्याकुमारी, है ना, कन्याकुमारी। इसके हिसाब से तो कन्याकुमारी है, लेकिन यही अगर इंदिरा पॉइंट दिया रहता, पिगमिलियन पॉइंट दिया रहता, पार्सन पॉइंट दिया रहता, सब एक ही नाम है, ठीक है। हो सकता है अगला चैप्टर में इसके बारे में आएगा डिटेल से, ठीक है। तो वो सबसे भारत का संपूर्ण भूमि का सबसे दक्षिणी भाग है, क्या है मतलब कि सबसे नीचे दक्षिणी भाग जो है अंडमान और निकोबार का जो नीचे बिंदु है ना, इसको पार्सन पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट या इसी को इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, ठीक है। जो 2004 में क्या होता है ना, बाढ़ आया था, भयानक समुद्री लहर आता है, उसमें डूब गया था वो पॉइंट, मतलब वो जगह जो है ढक गया था पूरे पानी से। भारत का सबसे पश्चिमी छोर, ये ठीक है, पश्चिमी छोर, तो पश्चिमी छोर अगर कहेगा तो पश्चिम साइड में करे, इधर कर रहा है तो गुजरात है, ठीक है। और गुजरात जो जगह है इसका अगर सही में एग्जैक्ट पूछेगा तो गौर माता, ये गौर माता भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो गौर माता जो जगह है गुजरात का, वो है सबसे पश्चिमी छोर। अब पूर्वी छोर कहता तो कौन सा हो जाता, कीब्यूथू जगह है अरुणाचल प्रदेश का, वो हो जाता। उत्तरी तो कौन सा जगह वर्तमान समय में लद्दाख हो जाएगा, है ना। और ये आपका दक्षिण तो समझ आ ही गया, कन्याकुमारी या तो है ना ये कौन सा, उसी को इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। और वही लद्दाख, और ये उसी को इंदिरा कॉल भी कहा जाता है जो नॉर्थ साइड में है। चारों समझ आ गया। भारत के कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो स्थल सीमा रेखा की जो लंबाई है वो है भैया कितनी, तो स्थल सीमा रेखा देखेंगे तो 7516.6 किलोमीटर, नहीं स्थल 15,200 किलोमीटर है, ठीक है, सॉरी 15,200 किलोमीटर है स्थल सीमा रेखा का। नेपाल और भूटान भारत के किस देश में स्थित है, तो नेपाल और भूटान देखेंगे तो नेपाल भी और भूटान भी भारत से अगर देखा जाएगा तो उत्तर साइड में है नेपाल और भूटान, बिहार से भी है, नेपाल उत्तर में है बिहार से। अब यह करक नहीं, यह कर्क रेखा ऐसे रहना चाहिए, कर्क रेखा, ठीक। कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है, तो रांची से गुजरता है, अभी आप लोग बताएं कि रांची से गुजरता है। किस देश का कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है, अब देखिए सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क का ऐसे लिखा था इंग्लिश में SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है ना। आगे जाइए इसको और इसके बारे में डिटेल में समझते हैं लोग। अगर इसकी स्थापना देखा जाएगा तो 8 दिसंबर 1985 में हुआ था, ठीक है। और इसके सदस्य देखे जाएगा तो इसमें जो है सार्क में जो है 7 सदस्य है। कौन कौन सदस्य है सार्क के, कितने सदस्य भैया, तो 7 सदस्य है, जो कि बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है और श्रीलंका है, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे चलते हैं लोग। अगर अंतिम सदस्य कहा जाएगा तो वो अंतिम रूप से शामिल हुआ जो कि अफगानिस्तान जो है 2008 में शामिल हुआ, और इस तरह से ये 8 सदस्य हो गए, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आते हैं लोग। धनुषकोटी और श्रीलंका तट के बीच की दूरी कितनी है, ये अभी जस्ट हम लोग बताते समय बताया था कि 24 किलोमीटर का दूरी है। धनुषकोटी भारत का जो है अंतिम मतलब एक कहा जा सकता है मुख्य भूमि का, और उससे श्रीलंका की दूरी जो है 24 किलोमीटर है। एडम्स ब्रिज बताया कि जिसको राम सेतु ब्रिज भी कहा जाता है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी में कौन सा पठार है, तो जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में, अब ये जम्मू के उत्तर पूर्व में, जम्मू कश्मीर के उत्तर में जाइए और पूर्व में जाइए, कौन सा पठार हो जाएगा, तो वहाँ जो पठार मिलेगा वो तिब्बत का पठार मिलेगा, ठीक है, जो कि नेपाल चाइना अपने कब्जे में ले लिया है। अगला है हिमालय भारत के किस भाग में है, तो उत्तर भाग में है। अगला क्वेश्चन, ये दूसरे चैप्टर आ गया, ठीक है, यहाँ से चैप्टर 2 शुरू हो गया, ठीक है, तो इसको रहने दीजिए, ठीक है। जब चैप्टर 2 पढ़ाऊँगा तो चैप्टर 2 में है ना उसको अपलोड कर दूँगा एक ही साथ में। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू हो गया। तो यहाँ तक बताइए कि कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी तरह की समस्या या चीज़ें बेहतर लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और किसी भी तरह का सुझाव देना होगा तो ज़रूर दीजिएगा। आपके सुझाव को देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसको सुधारने की कोशिश किया जाएगा, है ना। और
लास्ट में आप लोग का इसका वन लाइनर लेके आऊँगा, वो चीज़ें रिवीजन कराऊंगा ज़बरदस्त तरीके से। आज हो सकता है कि मैथ का भी कुछ टॉपिक आप लोग को बता दूँ, साइंस का भी सोच रहा हूँ कि 8वीं क्लास का साइंस जो है उसका भी मैं पढ़ा दूँ आप सभी को कुछ काच, ठीक है, ज़रूरी भी है वो भी, ताकि जो है GS प्लस आप लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी ये चीज़ें कंप्लीट होता रहे। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो बेहतर लग रहा होगा, है ना। और कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत सारे लोग कमेंट नहीं देखते हैं वीडियो, अगर आप देख रहे हैं तो एक छोटी सी कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो कमेंट करते हैं तो थोड़ा सा हमें सही लगता है, ठीक है। और किसी भी तरह का सुझाव लेना होगा, मेरे पास जितना भी हो सकेगा तो चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। किसी भी तरह का डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, कॉल करके बेधड़क, ठीक है, व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, है ना। तो फिर दूसरी क्लास में मिल जाएगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।